बहू, हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम हमारे साथ रहती हो। एक परिवार की कहानी। संध्या आरती का समय हो चुका था। निर्मले जी और उसके पति भंवरलाल जी ने घर में दिया बत्ती की और फिर संध्या आरती के लिए मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू सुनीता को आवाज़ लगा गई कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं, लेकिन सुनीता अपने घर से निकलकर बाहर ही नहीं आई। वो अक्सर ही ऐसा करती थी, इसलिए निर्मला जी और भंवरलाल जी ने दरवाज़ा बंद किया और अपने 2 साल के पोते समर को लेकर दोनों वहां से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए, तब तक बेटा सूरज भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही भंवरलाल जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी थी। समर तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देख आ। लेकिन सूरज ने प्रसाद ना लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति रास नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे भंवरलाल जी को जोरदार झटका लगा। वो चुपचाप जड़ब तो वहीं खड़े रह गए। तब निर्मला जी बोली, अरे बात क्या हुई है वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम दो आज़ादी से जिंदगी जिए। खुद की जिंदगी तो जी ही ली है, अब शांति से हमें तो जी रहने दो। सूरज के बोलने से पहले ही सुनीता बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस बात से नाराज है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है मुझ पर जिससे तेरी आज़ादी में खलल पड़ गया? निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने सूरज की तरफ पलटकर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती है। अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी, मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, मैं अपनी मर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में? कहती कहती सुनीता आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर सूरज और भड़क गया। माँ बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फ़ायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही हो? तो सूरज की बात सुनकर निर्मला जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें दाल चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? मतलब तो तुमसे अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार भंवरलाल जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सूरज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो भंवरलाल जी ने पलट कर कहा, क्यों ना बोलूँ? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूँगा। तो फिर ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। सूरज ने 2 टूक जवाब दिया, ठीक है, तुम अलग होना चाहती हो तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन
छोटी छोटी बातों पर जो बतंगड़ हो रहा है घर में वो किस लिए हो रहा है, कहकर भंवरलाल जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे निर्मला जी समझाने के लिए कमरे में आई तो भंवरलाल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। निर्मला अपनी माँ की ममता से उठकर बोलो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि रोज छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है। क्यों नहीं समझती कि वो लोग तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह गलतफहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। आखिर भंवरलाल जी के कहने पर निर्मला जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो हो रहा था घर में। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो सुनीता ने निर्मला जी की और भंवर जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। जब निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ जी, पनीर इतना सा ही था, समर ने खा लिया। तब भी निर्मला जी चुप हो गई। क्या इतना भी उन्हें समझ में नहीं आता कि 1-2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 2.5 किलोग्राम पनीर खा सकता है क्या, वो भी सब्जी में डाला हुआ। और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातों को अक्सर घर में होने लगी थी। निर्मला जी और भंवरलाल जी को समझ में आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, पर आखिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो सूरज ने मुंह पर ही बोल दिया। खैर दूसरे दिन ही सूरज और सुनीता ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई सिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वो थी निर्मला जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कोई रुकना चाहे तो रुके ना। उनके मन की मनसा पूरी हो तो भला क्यों रुके। निर्मला जी ने बड़ी उम्मीद से भंवरलाल जी की तरफ देखा कि वो बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वो तटस्थ खड़े रहे। अब तो सुनीता और सूरज की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाना, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो ऐसे ऐशो आराम से ही बीते, यहाँ तक कि समर को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहर ही खाना खा कर आना। कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे कि 15-20 दिन बीते, सुनीता के मायके से उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज रोज बच्चे को यहाँ छोड़कर ना जाया करें। हमें भी बहुत से काम होते हैं, इतने भी घूमने फिरने का शौक है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घुमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस लेट पहुँचने के कारण और आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी सूरज को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियों तो कभी मकान का राशन। छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे दिन में ही दोनों को तारे नज़र आने लगे थे। आए दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। पहले तो भंवरलाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो उनके पास होती सेविंग को देखकर लोगों को पता लगता कि हम सब खर्चा ही उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे थे कि इतने में निर्मला जी ने दरवाज़ा खटखटाया। सूरज ने जाकर देखा, दरवाज़ा खोला तो निर्मला जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निर्मला जी ने बिजली का बिल निकाल कर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। ये क्या, 5,000 का बिल?
5,000 का नाम सुनते ही सुनीता भी खड़ी हो गई। अब सूरज और सुनीता भी नीचे आ गए और आते ही सुनीता बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर भंवरलाल जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे वो तो 5,000, क्या हम 5,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका भी बिल उसी में मिला हुआ होगा। सुनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। भंवरलाल जी मुस्कुराकर बोले, बहू, ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है, कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो सुनीता की आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक सूरज ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पता लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टोकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं जो तुम कई चीज़ों से बच जाते थे। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही करते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहू, तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभल पाई। सुनीता ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो सूरज बोला, माँ, क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार भंवरलाल जी ने कहा, पर पापा, गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा, तू मेरा बेटा है, इसीलिए तुझे माफ़ कर ही दिया। लेकिन रही बात साथ रहने की, तो अब नहीं। एक बार बर्दाश्त कर चुके, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारे गृहस्थी संभालना आनी ही चाहिए। हम लोगों की छाँव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो हैं, माले अलग हुए तो क्या हुआ? भविष्य का ऐसे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं। आखिर भंवरलाल जी ने कहने पर सूरज उनकी बात को समझ गया और चुपचाप अपने पैर छूकर ऊपर वाले महले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग महले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पारिवारिक कहानी सबसे पहले सुनने को मिलती रहे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।